नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। BA लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं BA प्रथम वर्ष के लिए एक हमारी दो विधाएं लिखी हुई हैं, उनके तत्व हैं और उनका विकास है। एक तो है कहानी विधा और दूसरी है उपन्यास विधा। इनके तत्व भी हैं और इनकी विकास जो है कहानी का और उपन्यास का, यही हमारे सिलेबस में है। तो आज हम सबसे पहले जो इन दोनों विधाओं में से कहानी के जो तत्व है उनकी आज व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले कहानी के जो तत्व हैं उनको देखने से पहले हम देखते हैं कि कहानी वास्तव में है क्या। कहानी हम जो बहुत प्राचीन काल से जो कथाएं कहते थे, हम नाना नानी दादा दादियों से सुनते आ रहे हैं, वही कथा है। लेकिन इसकी वर्तमान में वैज्ञानिक तौर पर इसकी व्याख्या की जाने लगी। उसमें तत्वों को खोजा गया कि किस प्रकार से किसी कथा को कहने का उद्देश्य क्या होता है। उसकी संवाद योजना को अलग कर दिया, यानी कि उसको पूरी तरह से वैज्ञानिक तौर पर उसका खंड खंड करके हम देखते हैं कि किन चीज़ों के होने से कथा होती है, किन चीज़ों के नहीं होने से कथा नहीं होती। तो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, निबंध है, ये बहुत सी हिंदी में विधाएं हैं। लेकिन कहानी क्यों है, वो उसे हम उपन्यास क्यों नहीं कह सकते, उसको हम नाटक क्यों नहीं कह सकते। तो कहानी में उपन्यास का ही छोटा रूप है। हालांकि एक कहानी कथा जो हमें नाटक में भी मिलती है, एकांकी में भी मिलती है, उपन्यास में भी मिलती है और कहानी में भी मिलती है। कहानी जो तत्व है वो सभी में विद्यमान है, लेकिन उनमें जब उपन्यास में जब कहानी कही जाती है उसमें भिन्न भिन्न स्थानों के वातावरण है, उनके जो अलग अलग जितना भी वातावरण है उनका चित्रण किया जाता है, उस समय की परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। उसमें बहुत से अंकों का दर्शाव होता है, वो होता है उपन्यास। और नाटक की बात करें तो वो संवाद योजना के माध्यम से सारा नाटक दिखाया जाता है। लेकिन कहानी में बेहद अधिक परिस्थिति और वातावरण का सार होता है, कम दिखाया जाता है। यानी कि कथा अपने आरंभ से मध्य यानी कि चरम सीमा की ओर आती है और अंत में उसका हम परिणाम देखते हैं। अनावश्यक उसमें संवाद नहीं होते, अनावश्यक उसमें परिस्थिति का वर्णन नहीं किया जाता कि जितना पाठक समझ सके तुरंत ही वहीं तक ही कथा का विस्तार किया जाता है। तो ये तो रही कहानी विधा क्या है। तो कहानी विधा के लिए जब भी हम बड़ा प्रश्न हमारे आता है तो उसमें एक दो डेफिनेशन लिखना अच्छे मार्क्स लाने का एक जरिया है ये हमारे पास। तो एक दो चार शब्द लाइन है जो आपकी एज इट इज आप लिखें, यानी कि कहानी वाली बात जो उपन्यास को अनावश्यक विस्तार होता है, बल्कि कहानी में कम टू द पॉइंट स्पीड से आप चलेंगे। ऐसे ही कहानी की आप दो चार लाइनों में इस प्रकार से आपके एक मस्तिष्क में एक ढांचा हो कि अनावश्यक आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़े उजुल फुजुल। तो एक कहानी गद्य परिवार की सबसे छोटी विधा है। कहानी यानी कि हमने लोमड़ी की कहानी पढ़ी है, प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी है, उससे हमें क्या आदर्श मिला कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ऐसी छोटी छोटी कहानियां पढ़ी, बहुत छोटी विधा के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके जितनी ना ही तो उपन्यास है ना नाटक है, ये बड़े बड़े विधाएं हैं ये। फिर इसमें कहानी के लिए एडलर एलन का एक परिभाषा है, याद रखने की कोशिश करना, आपको याद हो जाएगी, आसान सी है। कहानी रसोद्रेक करने वाला एक आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है, उसे पाठक पर प्रभाव डालने के लिए लिखा जाता है, वह अपने आप में पूर्ण होता है। एडलर एलन की ये व्याख्या है, डेफिनेशन है। फिर है प्रेमचंद कथा नायक के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो ये तो आप 100% याद करने की ही कोशिश करना। इसमें सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी न किसी मनोविज्ञान पर आधारित होती है, यानी कि कथा जो है एक बाह्य तत्वों को लेकर नहीं चलती, बल्कि एक जो मानव के मस्तिष्क में जो भी चलता है उनको भी आधार बनाकर जो कहानियां लिखी जाती हैं
वही सबसे उत्तम कहानी होती है। अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है? कहानी गद्य की वह विधा है जिसमें किसी घटना या संवेदना पर, जो किसी न किसी घटना या संवेदना पर आधारित होती है कहानी। कि कोई घटना को लेकर लिखेंगे या कोई एक मार्मिक बात है या संवेदना, यानी कि मन को जो छूने वाली, हमारे भावों को उद्वेलित कर देती है, उस प्रकार का जो आख्यान है वो कथा कहलाती है। तो आज हम जो इसका व्याख्या इसकी करेंगे, उसमें करेंगे कि कथा के कौन से तत्व हैं, कितने इसके तत्व होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर हम आज इसको देखते हैं कि कथा के कितने तत्व हैं। अब कहानी के तत्वों की यदि हम बात करते हैं तो कितने तत्व जो कथा को कथा बनाते हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो उसको अपने आप से उससे भिन्न करते हैं? तो कथा के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व हैं? कथा के 6 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कथानक, दूसरा तत्व है पात्र व चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। फिर तीसरा तत्व संवाद, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन। फिर तीसरा है भाषा व शैली। फिर पांचवा है देश काल व वातावरण, देश काल व वातावरण। और 6वां है उद्देश्य। कितने तत्व हैं कथा के? कथा के या कहानी के 6 तत्व होते हैं। इनको एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ अभी, कि आप लिखना कपास भदेऊ, यानी कि कपास, कथानक, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा व शैली, देश काल व वातावरण और उद्देश्य। 3 हो गई, 3 ये 6 में ये बंट गया और ये कहानी के तत्व के रूप में। आपको ये बात समझाने के बाद इसको आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। एक बार के लिए लग रहे होंगे थोड़ा मुश्किल, लेकिन जब ये आप ये एक शब्द याद कर लोगे, आपको पता चल गया कि ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, तो उसी के साथ आप क्या करना कि कथानक में आपको बताएंगे अभी, तो बिल्कुल आसानी से बिना बहुत ज़्यादा माइंड पर जोर दिए आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम इतना पता हो कि कहानी के तत्व कितने हैं, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो तत्व है हमारा, आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। पहले कथानक की। कथा क्या है? यानी कि कथानक का अर्थ है कथा। कथानक का अर्थ है यानी कि कथा कैसी है, कथा कैसी है। कथा के जब भी हम कोई कहानी को पढ़ते हैं तो कथा के मूलतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पढ़ते हैं आरंभ। पहला तत्व इसमें कथा में पहली चीज पढ़ते हैं हम आरंभ में पढ़ते हैं, फिर मध्य आता है, फिर उसका आता है अंत। यानी कि जब भी हम किसी कथा को पढ़ते हैं तो हमें बांट कर नहीं दिखाया जाता कि हाँ जी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कथा का आरंभ चल रहा है, उसके बाद मध्य में आया है और तीसरा इसका अंत आ गया है, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। लेकिन जब भी आपकी बुक लगती है कथा घर, उसमें देखना जब भी कोई कथा शुरू होती है या तो उसमें 2 व्यक्तियों के संवाद दिखाए जाते हैं या थोड़ा सा वातावरण का वर्णन उसमें किया जाता है, तो वो कथा का थोड़ा पात्रों के परिचय के लिए एक आरंभ दिया होता है। हमें हालांकि नहीं लगता कि कथा थोड़ी सी या कहानी कैसी आएगी, तो कथा कहानी को थोड़ी सी पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती
कि ये कहानी आगे कैसे निकलेगी, लेकिन आरंभ में केवल हम पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पात्र स्वयं नहीं बताते, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ की बात चल रही है, वहाँ पर कौन कौन है। फिर धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है, फिर आता है उसका मध्य भाग। मध्य में ये कहानी अपने ढांचे में ढल जाती है, एक जो सांचा इसको चाहिए होता है वो बन जाता है, और कहानी में सबसे अधिक जो चरम सीमा है कहानी की वो कौन सी है? मध्य भाग। मध्य भाग को हम यदि चरम सीमा कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक चरम पर होती है। कहानी का हर विषय कौतूहलपूर्ण होता है। फिर हमें कहे कि आप इस कहानी को छोड़ के ये, लेकिन हम कहानी को पढ़ना चाहते हैं, तभी हर बात हमें समझ में आ रही है, कथा यही आकर पूरे विकसित रूप में होती है। फिर अंततः हमें थोड़ा मालूम होता है, कहानी अपने ढलान की ओर जाती है और अंत उसका कैसा होता है, सुखांत होता है, या कुछ अच्छा काम किया तो उसको क्या नतीजा उसका निकलेगा। ये तो होती है कथा कैसे चलती है, आरंभ है, फिर कथा का चरम बिंदु आता है और अंत में अंत हो जाता है, यानी कि इसका परिणाम इसमें हमें दिखाई देने लग जाता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है कहानी का वो होता है मध्य भाग। फिर इसमें क्या है कि जो कथा है कैसी होनी चाहिए, कोई घटना प्रधान हो सकती है, कुतूहलपूर्ण हो सकती है, यानी कि थोड़ा एक्साइटमेंट इसमें बना रहे, एक मैनेज बना रहे, बिल्कुल हमें अच्छी लगे पढ़ने में। तो यही क्या है? कथानक, यही तो चीज है कथानक, यानी कि कथा कैसी है। कथानक दूसरा प्रकार आता है कि इसमें टाइप्स देखें, अगर कथा ऐतिहासिक हो सकती है, कहानी काल्पनिक हो सकती है, या दोनों का मिश्रित रूप इसमें हो सकता है। यानी कि कोई इतिहास के विषय को लेकर कहानी लिखी गई, लेकिन उसमें थोड़ी रोचकता बढ़ाने के लिए लेखक क्या करता है, थोड़ा अपनी तरफ से मनोरंजन के लिए या थोड़ा अच्छा बनाने के लिए उसमें थोड़ा कल्पना का भी मिश्रण कर देता है, तो कहानी अच्छी लगने लग जाती है हमें। तो ये तो है इसका पाठ कथानक। दूसरा है पात्र व चरित्र चित्रण। दूसरा भाग है इसका पात्र व चरित्र चित्रण। यानी कि ये भाग क्या कहता है? पात्र, यानी कि उसमें किस प्रकार के पात्र हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दिमाग में, उसके मस्तिष्क में देव दानव का युद्ध चलता रहता है। देव दानव का युद्ध का अर्थ ये नहीं है कि वास्तव में वो झगड़ा करता रहता है, कि कभी हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी किसी के लिए बहुत बुरे बन जाते हैं, यानी कि एक ऊहे पोहे की स्थिति इसमें बनी रहती है। तो इसमें कहानी में जितने भी पात्र दिखाए जाते हैं उनका एक चरित्र का एक पक्ष दिखाया जाता है। पात्र उसमें जरूरी है, क्योंकि अगर किसी खेल को खेलना है तो उसमें मान लो आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, तो कैरम बोर्ड की गुटियां नहीं, कैरम बोर्ड नहीं, तो आप क्या खेलोगे? बैट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पास बैट नहीं है, बॉल नहीं है, कुछ और भी आपको सामान चाहिए है, वो नहीं, तो आप खेलोगे कैसे? तो उसी प्रकार उसमें पात्रों की आवश्यकता इसमें होती है, और उनका चरित्र कैसा है वही कथा का आधार बनता है। कि इसमें पात्र अच्छे हैं, किसी राजा का वर्णन किया जा रहा है, उसका सुशासन है, फिर कोई आता है तो उनका जो चित्रण है, चरित्र का जो चित्रण कवि लेखक करता है, वही कथा का महत्वपूर्ण भाग होता है। कहानी का निर्धारण ऐतिहासिक है या पौराणिक है, यह राजा किस प्रकार का था, अकबर राजा कैसा था, बीरबल कैसा था, इसका वर्णन हमें पात्रों के चरित्र चित्रण जो होता है उसी से ही पता चलता है कि किस प्रकार का उसका चित्रण है। फिर अगला भाग है इसका तीसरा, कथोपकथन या कह ले हम संवाद योजना। तीसरा है
कथोपकथन, या हमने किया था इसको संवाद योजना। अब कोई कहानी है, अगर संवाद योजना, यदि किसी कहानी को आप पढ़ रहे हैं, अगर उनमें आपस में कोई संवाद नहीं होता, यानी कि वो पात्र बोलते नहीं हैं, अगर बोलेंगे नहीं तो कहानी आगे नहीं जाएगी। आपकी कहानी है बूढ़ी काकी, आपने पढ़ा है, चीफ की दावत आपने पढ़ा है, क्या वो चीफ आता है वो बोलता नहीं है? बोलता है। बोलने से ही कहानी आगे बढ़ती है, यानी कि वो अपनी माँ को कहता है कि माँ ये फुलकारी तो उसको बना कर दे दे, ऐसे ऐसे कथा चलती है ये। इनकी कथोपकथन, दो व्यक्ति संवाद करते हैं तभी वो कहानी आगे बढ़ती है। कहानी को आगे ले जाने का जो मुख्य काम करता है वो है संवाद योजना। और चौथा तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली, संवाद वो किससे करेगा? पात्र हैं वो संवाद करते हैं। इनका चरित्र किसके माध्यम से हमें मुखरित होता है? हमें कैसे पता चलता है इस कहानी का पात्र बुरा है या अच्छा है? पंडित अलोपीदीन जो नमक का दरोगा में एक पात्र है, उसका वो अच्छा है या बुरा है? बूढ़ी काकी में बूढ़ी काकी अच्छी है या बुरी है? तो हमें कैसे पता चला? कैसे पता चला? जब वो संवाद करता है, जब वो संवाद करती है। चीफ की दावत में जो उसके घर का जो मालिक है वो संवाद करता है, हमें पता चलता है कि कितना चापलूस की प्रकार का आदमी है ये, कितना अपनी माँ को फोर्स कर सकता है, किसी काम के लिए बाध्य कर सकता है। वो संवाद करता है तभी ये कहानी आगे बढ़ती है। ये पात्र बोलते हैं या व्यवहार करते हैं, वही क्या है? संवाद योजना। जब ये पात्र संवाद करेंगे, जब ये पात्र संवाद करते हैं तो वहाँ क्या है? उनकी भाषा शैली कैसी है? यानी कि बोलने के लिए, संवाद के लिए क्या चाहिए इन्हें? इनकी भाषा चाहिए। तो कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि मूल संवेदना को व्यक्त करने वाली हो और तत्कालीन स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। जैसी भाषा, यानी कि अगर ग्रामीण परिवेश दिखाया जाता है तो भाषा भी उसमें ग्रामीण ही दिखाई जाए। ये नहीं कि वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं या बहुत ही अवधि में बात कर रहे हैं, यानी कि जिस क्षेत्र का दिखाया जाए, वर्णन किया जाए कहानी में, तो उसी में ही वो भाषा शैली आती है। अगर इसकी भाषा अच्छी नहीं है, कहानी में कहानी का जो मूल तत्व है वो अच्छा है, लेकिन इसमें जब लेखक है जो कहानी जब वो लिखेगा तो इनके भाषा की अच्छी शिष्ट शैली नहीं होगी, या इन शब्दों को वो इतना अच्छा उकेरने में सफल नहीं होता, तो कहानीकार की, कहानी का है जो कहानी जब लिखता है तो उनकी सफलता असफलता का जो मूल है वो भाषा बनती है। यानी कि वो लिखने का उसका ढंग कैसा है। बूढ़ी काकी कहानी हमने पढ़ी, उनकी भाषा से, उनके शब्दों से हमारा दिल भी, मन भी पसीज जाता है कि किस प्रकार से इस घर में व्यवहार उनके लिए हो रहा है। लहना सिंह अंत में जो दिखाते हैं उसमें उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा की, उसमें लहना सिंह बार बार कीर्त सिंह को बुलाता है कि मुझे अपनी गोद में ले ले, फिर वो रोता है। हालांकि लिखने को वो शब्द हैं, लेकिन गुलेरी जी ने इतना सक्षम सूक्ष्म उसमें वर्णन किया है कि पढ़ने वाला जो पाठक है वो भी रो पड़ता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके मर्म तक ये शब्द पहुँचे। उन शब्दों को वो ढालता है। ये है चीज क्या है, ये इसको क्या कहते हैं? भाषा शैली इसकी कैसी है। फिर पांचवा तत्व इसमें आता है देश काल और वातावरण। देश काल व वातावरण, पांचवा तत्व कौन सा है इसका? देश काल और वातावरण, ये है इसका पांचवा तत्व कहानी का।
देश काल यानी कि जैसा लेखक है या कहानीकार है कहानी को लिख रहा है तो उसमें वही की परिस्थितियों का वर्णन उसमें किया जाना आवश्यक है। राजा का अगर वो चित्रण कर रहा है, जंगल में जाता है, तो राजसी उसकी आदतें उसमें दिखाएगा लेखक। ये नहीं कि बिल्कुल एक निर्धन व्यक्ति है या सामान्य व्यक्ति के समान उसमें गुण नहीं दिखाएगा। वो जिस अनुरूप में वो ढलता है, या एक बहुत अमीर व्यक्ति गरीब होता है या गरीब व्यक्ति अमीर होता है, प्रेमचंद की कहानी है नशा, तो उसी के अनुरूप वो दिखाता है। यही देश काल और वातावरण कहानी को बढ़ाने का काम करती है संवाद। संवाद कौन करता है? पात्र करते हैं। उनके माध्यम से, संवाद के माध्यम से हमें उनके चरित्र का पता चलता है। संवाद योजना हो गई, पात्र व चरित्र चित्रण हो गया। फिर उनकी भाषा शैली कैसी है कि किस प्रकार से वो भाषा बोलता है, शिष्ट है अशिष्ट है। संवादों को करने का जो माध्यम है वो भाषा है, वो सजीव तत्व है, यानी कि मूव जो कर रहा है गतिशील, लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण ये भी तत्व है, ये स्थिर है, गतिशील नहीं है। लेकिन जितना महत्व भाषा का है, दूसरी तरफ उतना ही महत्व देश काल और वातावरण है, यानी कि उन्हीं परिस्थितियों का उल्लेख किया जाए जिस प्रकार से कहानी के लिए उपयुक्त हो। कहानीकार पाठक है जो कहानी को पढ़ रहा हो, वैसी ही परिस्थितियों का अनुभव वो करे। फिर अंत में एक टॉपिक आता है, तत्व आता है इसका, कौन सा? उद्देश्य। उद्देश्य कहानी का 6वां तत्व है, यानी कि इसका अंतिम तत्व है उद्देश्य। तो इसमें क्या होता है? कोई ना कोई कहानी, कोई ना, यानी कि हर कहानी, प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही कहानीकार कहानी को लिखता है। उद्देश्य यानी कि मनोवैज्ञानिक उद्देश्य हो सकता है, यानी कि हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म मानसिक जो उद्वेलन है उसको हिलाना। बूढ़िका की कहानी का उद्देश्य क्या था कि हमें घर में बुजुर्गों के प्रति शिक्षाकृत भाव नहीं रखने चाहिए, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। वो सम्माननीय है क्योंकि आज हम उन्हीं का ही बोया खा रहे हैं। या शीश की दावत है, सेम वही इसी में बात आती है। या लहना सिंह है कि कैसा निश्चिल और प्रेम उसमें दिखाया गया है, ऐसी कहानियाँ, ठीक है। तो कोई ना, सभी कहानियों का कोई ना कोई उद्देश्य। आपने बचपन में छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी थी कि एक कौवा है, वो छोटे छोटे जो कंकड़ है वो घड़े में डालता है, पानी ऊपर आ जाता है। हो सकता है हम भी डालें, आ जाए पानी ऊपर, लेकिन उस कहानी का उद्देश्य क्या था कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करने पर भी हमें बड़ी से बड़ी सफलता मिल सकती है। एक हमने लोमड़ी और उसकी कौवे की कहानी पढ़ी थी। कहानी वो सुनाता है, गाना सुनाता है, उससे क्या सीख मिली थी कि हमें हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमें सिखाता है मोरल, ये छोटी छोटी शिक्षाएं थी। ऐसी चीज़ें हम बड़े होने पर अब स्वयं ही सीख जाते हैं, लेकिन जो आपका लेवल थोड़ा बड़ा हो गया, इन कहानियों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करना कहानियाँ का मूल उद्देश्य इनका बनता है। हमें जो वर्तमान समय में जितना जटिल जीवन है, जिन भाग दौड़ में हम जी रहे हैं, उनमें हमें किस प्रकार से संघर्ष करके अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं, इन कहानियों का यही मूल है अब की। लेकिन पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी उनका लक्ष्य मनोरंजन मात्र माना जाता था, कि केवल कहानियाँ मनोरंजन को लेकर लिखी जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो कहानियों का विकास हुआ वो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित करती है, या हम कह लें कि कोई ना कोई आदर्श हमारे सामने ये कहानियां हैं जो उपस्थित करते हैं। इनको यदि हम ध्यान से देखते हैं
तो एक भिन्न आदर्श लेकर ये कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। तो ये तो थे आपके कहानी के तत्व, 6 तत्व हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कीजिए और इनका जो वर्णन है वो आसान है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।